हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर में। हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और आज इसका लेक्चर नंबर 7। अभी तक हम लोग देख चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो प्रॉपर्टीज अल्कोहल में हम लोग दोनों देख चुके हैं, यानी केमिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम देख चुके हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी में जो आधा पोर्शन था उसको हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो यहाँ पर जो आई बटन क्लिक हो रहा है उस वीडियो को क्लिक आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो का जो नोट्स होगा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आसानी से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में हम लोग दो तरीके से इसका केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। पहला, जिसे एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। ठीक है, तो अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, यानी कहने का मतलब इस प्रकार के बॉन्ड ब्रेक हो, इस कंडीशन में जो एल्कोहल होते हैं वो दो प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहला था हम लोगों का एसिडिटी एंड सेकेंड एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन है ना। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी था एसिडिटी और एस्टरीफिकेशन, इसको हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ROH, यानी जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो तो कौन कौन सी केमिकली प्रॉपर्टी शो करते हैं एल्कोहल। तो पहला शो करते हैं HX, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। सेकेंड, PX3 का एडिशन या PH3 के साथ अभिक्रिया। ठीक, और थर्ड है PX5 के साथ अभिक्रिया, है ना। अगला है SOCl2, यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। और लास्ट है पांचवा, एल्कोहल का यानी ROH का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। पहला हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, दूसरा PX3 के साथ अभिक्रिया, तीसरा PX5 के साथ अभिक्रिया, चौथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया, और लास्ट होगा पांचवा एल्कोहल का ऑक्सीकरण। इसको पहले ही आप लोग जो पहला अगर चैप्टर पढ़े होंगे, यानी हेलो एल्केन और हेलो एल्केन, तो ये सब आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो आप लोग पढ़े होंगे। नहीं तो आप लोग अगर वो वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, यानी हेलो एल्केन और हेलो एल्केन, तो आप इसके द्वारा उसका कई क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्कोहल है यानी ROH, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो क्या होता है, यहाँ का जो OH होता है, यानी यहाँ से ये OH यहाँ से अलग हो जाते हैं, यहाँ से टूट करके, और इसके स्थान पर यहाँ जो माइनस चार्ज यानी जो हेलोजन है इसके स्थान आ जाता है। तो ये बना जाता है RX, और यहाँ से H यहाँ और HO यानी H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 OH है ना। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड
तो क्या होगा, यहाँ से जो OH होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, ये आयोडाइड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हम लोगों का CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा आयोडाइड, और यहाँ से अगेन H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्कोहल से यानी एथेनॉल से 1 आयोडो एथेनॉल या फिर आयोडो एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसी के रिएक्शन यानी CH3 CH2 OH की अभिक्रिया हम लोग HBr के साथ कराते हैं तो हमको मिलता है CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का Br ब्रोमीन और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से अगर HCl के साथ कराएंगे तो CH3 CH2 OH प्लस HCl, तो हमको मिलता है यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर Cl और बाहर H2 बाहर निकल जाएगा, है ना। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो HI होता है ये इसके साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है एथेनॉल के साथ, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। HBr भी इस एथेनॉल के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है तो ये भी हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जो HCl होता है ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है, तो ये अपने आप से इस अभिक्रिया को नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है जिंक क्लोराइड, है ना, ZnCl2। तो जब हम ZnCl2 डालते हैं इस प्रोसीजर में या फिर इस रिएक्शन में तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, यानी इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है ना। कब डालते हैं, जब हम इसमें जिंक क्लोराइड को डालते हैं। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, है ना। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, है ना। अब लुकास रिएजेंट में हम लोग HCl लेते हैं और ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड लेते हैं, है ना। HCl प्लस जिंक क्लोराइड लेते हैं। तो यहाँ पर HI के लिए किसी भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, HBr के लिए किसी भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर उससे कम रिएक्टिव होता है HBr, फिर इससे कम रिएक्टिव होता है HCl, है ना। अब ये रिएक्टिव होता है तो इसके लिए किसी भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी रिएक्टिव होता है लेकिन ये उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना इन दोनों का होता है। तो इसको हम रिएक्टिव बनाने के लिए हम इसमें कैटलिस्ट डालते हैं, है ना, उत्प्रेरक डालते हैं ZnCl2, तो ये अभिक्रिया हो जाती है। अब इस जो लुकास रिएजेंट होता है ये एल्कोहल को पहचानने में उपयोग में लिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री, आपको पहचानने के लिए दिया जाए कि कौन सा किस में कौन डिग्री वाला एल्कोहल है, तो आप उसमें ये लुकास रिएजेंट डालते हैं या डालेंगे तो जिसमें जो टर्बिडिटी होती है यानी धुंधलापन वह जल्दी आ जाएगा, वो होगा हमारा 3 डिग्री होता है। और जिसमें 2 से 5 मिनट के बाद आता है वो हमारा 2 डिग्री होता है। और जिसमें टर्बिडिटी आए ही नहीं वो होता है हमारा 1 डिग्री होता है ना। तो इस लुकास रिएजेंट को हम लोग एज अ टेस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो पहला यही था हम लोगों का हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया। तो आप इसको वीडियो में पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसमें आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला हम लोगों का केमिकली प्रॉपर्टी था HI के साथ यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब आगे देखेंगे हम लोग सेकेंड PX5 के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाहेलाइड। PX5 मतलब फास्फोरस पेंटाहेलाइड। अगर यहाँ Cl रहेगा तो जगह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जो एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं PCl5 के साथ यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमको मिलता है यहाँ पर RCl। ठीक है, क्या मिलता है RCl, और हमको मिलता है POCl3 प्लस HCl, है ना। और HCl यहाँ पर एस्केपेबल गैस से होते हैं,
यानी जो HCl होता है वो बाहर आसानी से निकल जाता है एज ए गैस के रूप में। तो यहाँ पर जब हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएं तो हमको मिला एल्किल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। और यहाँ फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी PX3 यानी फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अभिक्रिया। थर्ड देखते हैं हम लोग PX3 के साथ अभिक्रिया यानी फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राईहेलाइड। तो जब हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया यानी ROH की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ, हम लोग कराते हैं PX3 के साथ, तो हमको मिलता है यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड बनता है, और यहाँ पर H3PO3 है ना के रूप में बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, है ना। H3PO3 क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड। तो जब हम लोग फिर एल्कोहल की अभिक्रिया PX3 के साथ कराते हैं तो हम लोग को मिलता है एल्काइल हैलाइड और फास्फोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर हम PCl5 ले रहे हैं या PX3 लेंगे तो यहाँ हम लोग खाली 3 मिले खाली एक बार। अगर हम यहाँ PX3 लेंगे मतलब यहाँ 3 लेंगे तो हमको बाई प्रोडक्ट में 3 मिलेगा। इसको एज आप निमोनिक्स याद रख सकते हैं, है ना, कि अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 2 बार रहेगा, अगर यहाँ 5 1 बार है तो यहाँ पर सिर्फ 1 3 बार रहेगा 1। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसमें आप लोगों को प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट वो तो सेम ही है, लेकिन जो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है ये डिफरेंट है। यहाँ पर POCl3 है, यहाँ पर जो है कि H3PO3 है, तो इसको आप लोगों को कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कैसे याद रखेंगे कि अगर यहाँ पर PX3 रहेगा तो यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया हम लोग का तीसरा PX3 के साथ अभिक्रिया। अब आगे चलते हैं हम लोग SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये सब रिएक्शन आप लोग जो पहला चैप्टर था यानी हैलोलिकेन और हैलोरिन्स में उसको आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, तब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अभी तक हम लोग 3 केमिकल प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। आगे है चौथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया, है ना। SOCl2 के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ SOCl2, इसको बोलते हैं हम लोग थायोनिल क्लोराइड, है ना। तो जब हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ तो हमको मिलता है RCl प्लस SO2 और प्लस यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये जो होता है थायोनिल क्लोराइड से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम लोग एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल क्लोराइड में जाना चाहते हैं तो हम लोग थायोनिल क्लोराइड के रिएक्शन के द्वारा जा सकते हैं। और ये एल्काइल हैलाइड बनाने के, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे उचित मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है सब गैसीय फेज में होते हैं। ठीक है, गैस फेज में होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो गैस होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में गैस चला जाता है और हम लोगों को मेन प्रोडक्ट RCl नीचे बैठा हुआ मिल जाता है। ठीक, इसलिए इसको हम उचित मेथड मानते हैं और इस अभिक्रिया को बोलते हैं डार्जन्स अभिक्रिया, है ना। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन्स अभिक्रिया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि डार्जन्स अभिक्रिया क्या होता है ना। तो जब हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड साथ कराते हैं तो हम लोग को एल्किल क्लोराइड SO2 HCl प्राप्त होता है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है SO2 और HCl ये गैसी फेज में होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग पांचवा है डिहाइड्रेशन ऑफ
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो हम जब एल्कोहल को डिहाइड्रेट कराते हैं, है ना, तो हमको क्या मिलता है, एल्कीन प्राप्त होता है ना। हाइड्रेशन में से अगर बात करें, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, तो हाइड्रेशन मतलब कि जब हम किसी एल्कीन में H2O को ऐड करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो हम जब इसमें H2 यानी HOH को ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है सिग्मा और एक पाई होता है, तो जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है और एक यहाँ पर वैलेंसी खाली हो जाती है। जब वैलेंसी खाली हो जाती है तो यहाँ से जो H+ और OH माइनस में से कोई एक H+ यहाँ पर आ जाता है और OH यहाँ पर आ जाता है ना, ये ब्रेक हो जाएगा तो हमको मिल जाता है CH3 CH और OH, है ना। तो जब हम लोग हाइड्रेशन कराते हैं तो पानी का क्या होता है, एडिशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब उल्टा हो जाएगा, हाइड्रेशन का उल्टा क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में हम क्या कर रहे थे, पानी को ऐड करा रहे थे। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पानी को निकालेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। हाइड्रेशन में क्या करते हैं हम लोग कि पानी को ऐड कराते हैं, तो जब हम एल्कीन में पानी का ऐड कराते हैं तो एल्कोहल बन जाता है। जब हम एल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे यानी डिहाइड्रेशन के प्रोसीजर से ले जाएंगे तो जो एल्कोहल में पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, लास्ट में एल्कीन बनेगा, है ना। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हमारे पास एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है मतलब ROH है, तो अगर हम इसको कंसनट्रेटेड यानी सांद्रित H2SO4 के साथ विक्रिया कराएंगे तो जो ये एल्कोहल होता है वह बदल जाता है हम लोगों का एल्कीन में। जब इस एल्कीन में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो फिर ये किस में चल जाता है, एल्कीन से सीधा एल्कोहल में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि जब हम एल्कोहल में हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो ये बन जाता है एल्कीन में। जब एल्कीन में हम लोग डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 तो ये एल्कीन से बन जाता है एल्कोहल में, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर CH3 CH2 OH एल्कोहल है ना। इसको जब हम 443 केल्विन पर गर्म करते हैं, है ना, और यहाँ पर H2SO4 रहता है तो ये जो एल्कोहल होता है किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में। यानी कि अब कैसे एल्कीन में चेंज हो जाता है, अब यहाँ पर देखिए OH है और यहाँ का हम 3 हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन को हम नीचे कर लेते हैं यानी कुछ यहाँ पर, तो आगे क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH, यहाँ से H2 हम लोग बाहर निकल जाता है तो यहाँ बचता है हम लोग का CH2 और CH2, और यहाँ जब निकल जाएगा तो यहाँ जो वैलेंसी कम हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से हम लोग एल्कोहल से एल्कीन में जा सकते हैं। कब, जब हम एल्कोहल का क्या कराएं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना। हाइड्रेशन में क्या होता है, पानी का जुड़ना यानी एडिशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पानी का निकलना। तो जब हम 443 केल्विन पर H2SO4 के उपस्थिति में क्या कराते हैं तो ये जो एल्कोहल में से पानी निकल जाता है और हमको क्या बन जाता है, यहाँ पर एल्कीन मिलता है, ठीक है। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल लें, CH3 CH3 और OH, है ना, अगर हम इसकी रिएक्शन, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है यानी जो 443 केल्विन लग रहा था अब वो थोड़ा कम हो जाता है ना, यानी ये हो जाता है लगभग 413 केल्विन, है ना। और यहाँ जो H2SO4 की मात्रा होती है बहुत कम आती है, लगभग हम 86% H3PO4 डालते हैं तो भी इसमें से पानी निकल जाता है। यानी यहाँ से क्या निकलेगा, OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, है ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर CH2
तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा हम लोगों का CH3 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का CH2 और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, और यहाँ से हम लोगों का पानी यानी H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा 1 डिग्री अल्कोहल था तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा हाई लग रहा था, यानी 443 करके, और जिसमें H2SO4 की मात्रा थी बहुत अधिक थी, है ना। फिर इसमें क्या किए, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लिए तो इसका जो टेम्परेचर था और कम हो गया, और इसमें जो हम लोग एसिड ले रहे हैं उसकी जो कंसनट्रेशन है उसको भी थोड़ा लो कर दिया, लगभग 86%, तो भी रिएक्शन हो गया, है ना, ये हमारा प्रोपीन बन गया। फिर अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल लें, 3 डिग्री अल्कोहल यानी कहने का मतलब CH3 OH और यहाँ करते हैं CH3, ठीक है। तो अगर हम इसमें से यानी 3 डिग्री अल्कोहल की हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग का 86% H3PO लग रहा था, H3PO4, अब यहाँ पर लगता है हम लोगों का सिर्फ 20% H3PO4 डालेंगे, H3PO4 यहाँ पर 3 रहेगा, है ना, H3PO3, तो क्या होगा, ये यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O बाहर निकल जाएगा, तो हम लोगों को बन जाएगा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का CH2 और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हम लोगों का CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 फिर डबल बॉन्ड के थ्रू CH2 लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग अगर 1 डिग्री था तो इसमें जो एसिड की मात्रा थी, कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। 2 डिग्री में गए तो 86% कंसनट्रेशन हो गई, और अगर हम 3 डिग्री में गए तो कंसनट्रेशन बस 20% हो गया। तो इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ जो अगर हम डिहाइड्रेशन पर एल्कोहल का अगर ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, उससे कम रिएक्टिव 2 डिग्री होते हैं, उससे कम रिएक्टिव 1 डिग्री होते हैं, है ना। तो अगर हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री रिएक्टिव होते हैं, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए और याद भी रखेंगे, ठीक है। अब इसका समझते हैं मैकेनिज्म। इसको आप वीडियो में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करके आसानी से आप नोट भी कर सकते हैं, है ना, पॉज करके वीडियो। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम इसका समझेंगे जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 OH, है ना, एथेनॉल है, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं H+ के साथ। अब H+ कहाँ से आएगा, ये आएगा एसिड से। जो एसिड होते हैं क्या देते हैं, H+ देते हैं। तो क्या होगा आगे यहाँ से, अब हम जानते हैं जो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा अपना इलेक्ट्रॉन कुछ इसको दे देगा, है ना। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, है ना। अब 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर कर देते हैं, एक हाइड्रोजन नीचे। जैसे ही अपना ऑक्सीजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर डेवलप हो जाता है प्लस चार्ज। क्या डेवलप हो जाता है, प्लस चार्ज। अब आगे क्या होता है कि आगे जो ये हमारा बना है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये 2 तरीके से कैरी ऑन हो सकता है, मतलब 2 तरीके से प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। चेंज इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोग टेम्परेचर कितना ले रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर थोड़ा हाई लेंगे, मतलब अगर हम टेम्परेचर लेंगे 443 केल्विन यानी 443 केल्विन, तो इसमें से क्या होगा, यहाँ से जो OH है और यहाँ पर कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन अपना, अब जो ऑक्सीजन होता है इसकी वजह से 2 होती है
अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी बना लिया है, साथ साथ इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो इसके ऊपर ये ऑक्सीजन अपने ऊपर बोझ की तरह हो गया है। तो अपना बोझ हटाने के लिए यहाँ से जो थोड़ा होगा ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। जब यहाँ से ब्रेक कर लेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है यहाँ से एज H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये यहाँ पर गिर जाएगा, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? एल्कीन। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम 443 केल्विन पुट करेंगे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। अगर हम इसी टेम्परेचर थोड़ा लो करें, मतलब 413 केल्विन यानी 413 केल्विन पर अगर इस प्रोसीजर को कराएंगे तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ जैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी से जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर निकला लिख गया, इस पहले में क्या था, जैसे यहाँ से निकल रहा था हाइड्रोजन, वहाँ उसी समय H+ निकल जा रहा था इसमें से, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर आ जा रहा था। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना CH3 CH2, जैसे ही ये अटैक कर जाएगा उससे पहले ही एक दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर देगा, CH3 CH2 OH यानी एल्कोहल बैक साइड से अटैक कर देगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा? ये बन जाएगा हम लोग का CH3 CH2, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का OH और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3। ये समझ में आप लोगों को आया? अगर हम टेम्परेचर को 413 केल्विन ले तो इसमें क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर जो इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट बना हुआ है, यहाँ जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा उसी समय एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल पीछे से अटैक कर देगा इस पर, है ना। अब ये जो प्रोसीजर होती है वह SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। SN2 में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं हमारे पीछे से अटैक करते हैं, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में अटैक करते हैं। तो यहाँ पर जो ये CH3 CH2 के ऊपर प्लस आ जाए है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये पीछे से इस पर अटैक कर देगा, है ना। तो बन जाएगा CH3 CH2 OH, फिर यहाँ पर CH2 CH3। ठीक है, आगे क्या होगा, अपने ऑक्सीजन अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ से H+ निकाल देगा, तो ये बन जाएगा हम लोग का आगे CH3 CH2 O CH2 CH3, है ना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन 443 पर कराएंगे तो एल्कीन प्राप्त होता है। अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन या डिहाइड्रेशन 413 केल्विन पर कराएंगे तो हम लोग को ईथर प्राप्त होता है ना। क्या बनता है? ईथर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्लीज़ इसको एक बार नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्कोहल है ना, तो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो एल्कीन बनाएगा। अगर टेम्परेचर कम रहेगा, मतलब 413 केल्विन रहेगा, तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा, है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एल्कोहल है। अब ये एल्कोहल 2 तरीके से प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम टेम्परेचर कितना रख रहे हैं। अगर हम 443 केल्विन रख रहे हैं तो यहाँ पर जो एल्कोहल होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर R के जगह CH3 CH2, है ना, यानी एथेनॉल ले रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ से जो CH3 होगा CH2, यहाँ से क्या कर रहे हैं, CH एक हाइड्रोजन को नीचे लिख दे रहे हैं और यहाँ कर दे रहे हैं OH, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल करके H2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, यानी -H2 बाहर निकल गया, है ना। और यहाँ पर CH3 CH बचा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इसका वैलेंसी 3 हो गया। अब अपने वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है, यानी 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन एज अ H+ ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ H+ ग्रुप में बाहर निकल गया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचा, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस पर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कब हो रहा था प्रोसीजर? जब हम लोग टेम्परेचर था
443 केल्विन यानी 443। अगर हम इसी टेम्परेचर को थोड़ा लो कर दें 413 केल्विन यानी 413 केल्विन, तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे अगर ज़्यादा टेम्परेचर था तो हर एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल एक एक H2O निकालेगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा लो करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल करके एक H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, मतलब CH3 CH2 OH प्लस HO CH2 CH3, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल करके, यानी यहाँ से OH ले रहे हैं और यहाँ से ले दिए हम H, यहाँ से निकल जाएगा -H2 बाहर निकल जाएगा और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का CH3 CH2। अब यहाँ हो जाएगा O, फिर बचा CH2 CH3, तो हम लोग के यहाँ क्या बन गया, ईथर बन गया। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा रखेंगे, अगर हम पानी को उबाल रहे हैं मान लीजिए, तो अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो उसमें ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर हम टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे तो उसमें से कम मॉलिक्यूल H2O को बाहर निकलेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ है, अगर हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा रख दिए 443 केल्विन, तो हर एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल एक एक H2O निकालेगा, तो एल्कीन बनेगा। अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा कम रख दिए 443 से 413 कर दिए, तो इसमें 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल के, इसमें क्या था, सिर्फ एक ही एल्कोहल का मॉलिक्यूल अपने अंदर से एल्कोहल निकाल रहा था H2O। इसमें क्या होगा कि इसमें 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल के एक H2O के मॉलिक्यूल निकालेंगे। अब भाई टेम्परेचर कम करोगे तो पानी कम उड़ेगा ना, टेम्परेचर हाई करोगे तो पानी ज़्यादा उड़ेगा। तो जब टेम्परेचर कम रखोगे तो पानी कम उड़ेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिल करके एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल निकालेंगे जल, वाटर का। तो यहाँ निकाल लोगे तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2, ये O फिर CH2 CH3, यही बना, हमारा बन गया ईथर। तो ये था हम लोग का डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब लास्ट है एल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। तो इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं एक चार्ट के माध्यम से कि अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है तो उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब अगर ऑक्सीकृत करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा कीटोन बन जाता है ना। और जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसको भी समझते हैं। तो अगला हम लोग का है 6 पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगर हमारे पास 1 डिग्री यानी CH3 CH2 और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग OH, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं CrO3, यह भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या बनता है हम लोगों का, ये हो जाता है CH3CHO, है ना। अब ये ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों होता है ना। अगर हम ऑक्सीडेशन का मतलब समझें तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है कि नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए यहाँ पर CH3 CH2 OH है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे हम लोग, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, है ना। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हम लोग बनेगा CH3 CHO, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। कब बनेगा, जब इसको हम क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर हम इसी को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोगों का, CH3 CH, यहाँ पर H कर दे रहे हैं और यहाँ पर O और नीचे H, है ना। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसके लिए होता है हम लोगों का कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर हम इसको क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर जो ये एल्कोहल होता है किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। यानी बना रहता है ये CH3
C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है ना, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ भी गया। माइल्ड में क्या होता है कि हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, वो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइज। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि हाइड्रोजन निकलेगा भी उसी समय और ऑक्सीजन जुड़ेगा भी। तो इसमें से देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले भी और एक ऑक्सीजन जुड़ा भी, दोनों काम एक ही साथ हुआ, तो ये हो जाएगा हम लोग को स्ट्रॉन्ग। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइज करेंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, अगर हम इसी को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करेंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये था हम लोग का 1 डिग्री, है ना। अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री एल्कोहल की, तो मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH3 और यहाँ पर कर दें हम लोग OH, है ना। इसको हम करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइज। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। इसको हम ऐसे कर लेते हैं CH2 और यहाँ पर H। तो क्या होगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हम लोगों का, हम लोग बन जाएगा यहाँ पर CH3 फिर C हो जाएगा, है ना। एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एक निकलेगा यहाँ से CH, यहाँ पर CH3 OH, है ना। इसको हम करते हैं ऐसे। तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, एक निकलेगा यहाँ से निकलेगा, है ना, और एक इसके पास जो बचा है हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 बचेगा, CO, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर हम लोग बचेगा CH3, या फिर इसको हम ऐसे बना दें CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3, यानी ये कीटोन बन जाएगा, ठीक। तो अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा, अगर 1 डिग्री करेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम बात करें 3 डिग्री एल्कोहल की, तो CH3 C CH3 CH3 OH, है ना। तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसका रीज़न ये है, अगर हम इसके पहले वाले जो 1 डिग्री और 2 डिग्री को नोटिस करें तो उसमें हम देख रहे थे कि जो यहाँ पर जो कार्बन था, 1 डिग्री में भी कार्बन यहाँ हाइड्रोजन आ रहा था और 2 डिग्री में हाइड्रोजन आ रहा था, बच रहा था। अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री कार्बन के पास यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता है। तो अगर डायरेक्ट जुड़ा नहीं रहेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। जब हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना। तो अगर हाइड्रोजन निकलना नहीं करेगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जो 3 डिग्री हमारे एल्कोहल होते हैं, अगर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का मेन चीज़ ये निकल गया है कि अगर 1 डिग्री को हम एल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री का करेंगे तो कीटोन बनेगा। अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता। ऐसे तो हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3, यहाँ पे, लेकिन इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ठीक। तो इसलिए हमारा ये 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल खत्म हुआ, है ना। अब आगे हम लोग बात करेंगे ईथर का, है ना। तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप लोगों को 1 या 2 लेक्चर लेगा, वीडियो लेगा, उसमें आपकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।